तो चलिए फ्रेंड्स, ये चैप्टर 1 का सेट 2 है, याद रखिएगा आप लोग, सेट 2 यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर होते चले। और सवाल नंबर 5 तक सेट 1 में है और सवाल नंबर 5 के बाद सवाल नंबर 6 से 11 तक आपको इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आपको इसमें से 1-2 प्रश्न याद हो, लेकिन आप सभी प्रश्नों को मिस नहीं करेंगे और सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। जब तक पूरा चैप्टर हम खत्म नहीं कर देते हैं, यानी कि 16 या 17 चैप्टर है आप लोगों को बायोलॉजी में, तब तक हम आप लोगों का या इस एक भी प्रश्न का हम जान छोड़ने वाले नहीं हैं। सभी चैप्टर का आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दे दिया जाएगा ताकि आप इंटर एग्जाम के पहले आप बिल्कुल अच्छे तरह से सब्जेक्टिव का तैयारी कर लें। क्लियर है? तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 6 है कि पुरुष में यौवनारंभ से आप क्या समझते हैं, यानी कि कैसे पता चलता है कि पुरुष यौवन के समय में है, यानी कि पुरुष पूरी तरह से जवान हो चुका है या बड़ा हो चुका है। चलिए इसका हम जवाब जानते हैं। इसका जवाब होगा कि जब नर जननांग अपना कार्य करना शुरू करते हैं तो इस अवस्था को यौवनारंभ कहते हैं। यह सामान्यतः 13-14 वर्ष की आयु में होती है। यौवनारंभ होते ही वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करने लगते हैं जो वृद्धि तथा गौण लैंगिक अंगों की परिपक्वता का नियमन करता है। चलिए अब हम जानते हैं पुरुषों के गौण लैंगिक लक्षण, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मैन। इसका पहला लक्षण है कि कंधे चौड़े हो जाते हैं। दूसरा लक्षण होगा कि मांसपेशियों की वृद्धि होने से शरीर सुडौल तथा ताकतवर हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे शरीर में वृद्धि होने लगती है और शरीर अपने आप को ताकतवर महसूस करने लगती है। चलिए अगला जानते हैं। तीसरा लक्षण है कि वृद्धि के कारण लंबाई बढ़ती है। चौथा है चेहरे पर बाल यानी कि मूंछ तथा दाढ़ी निकल आते हैं। और पांचवा है कि बगलों में तथा शीशन व वृषण कोष के चारों ओर बाल आ जाते हैं। और छठा हो जाएगा आपका कि आवाज़ भारी हो जाती है। चलिए अब हम सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 है कि पुरुष की लैंगिक क्रिया यानी कि मैन सेक्स एक्शन से आपका क्या तात्पर्य है, यानी कि पुरुष की लैंगिक क्रिया से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में जानना है। चलिए इसका जवाब होगा कि सभी स्थलीय प्राणियों में आंतरिक निषेचन ही होती है। इन प्राणियों में आंतरिक निषेचन यानी कि मैथुन द्वारा ही संभव होता है। मैथुन क्रिया के समय शीशन के इरेक्टाइल उत्तक में रुधिर दाब बढ़ जाता है, क्योंकि पारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा इसकी शिराएं सिकुड़ती हैं और धमनिकाएं फूलती हैं। इसके फलस्वरूप शीशन मोटा हो जाता है और दृढ़ बन जाता है, यानी कि उसमें कड़ापन आ जाता है। अब इस स्थिति में शीशन योनि में प्रवेश कराया जाता है। इस अवस्था में लयमय घर्षण के फलस्वरूप शीशन के शीर्ष पर स्थित संवेदी कोशिकाएं स्पर्श से उत्तेजित होती हैं, जिसके फलस्वरूप पुरुष के मूत्राशय का भीतरी स्फिंक्टर बंद हो जाता है तथा साथ ही एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिनी, उपग्रंथियां, सेमिनल वेसिकल्स तथा प्रोस्टेट सिकुड़ते हैं। यह सब सामूहिक रूप से वीर्य निकालते हैं जो स्त्री की जनन नलिकाओं से दूर तक चला जाता है। वीर्य स्खलन मैथुन की चरम सीमा पर पहुंचने से होता है। स्खलन के पश्चात यानी कि बाद में धमनिकाएं सिकुड़ती हैं, रुधिर दाब कम हो जाता है और इस प्रकार शीशन सिकुड़ जाता है। क्लियर है? चलिए हम सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 है कि स्त्रियों में यौवनारंभ से आप क्या समझते हैं। कुछ देर पहले हम लोग पुरुषों में यौवनारंभ के बारे में जानेंगे, लेकिन इस प्रश्न में स्त्रियों के यौवनारंभ के बारे में जानेंगे कि स्त्रियां कैसे पता चलता है कि लड़कियां जो है बड़ी हो गई हैं, इसके बारे में बताना है आप लोगों को। और प्रश्न को अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो आपका 99% आपका जवाब वहीं क्लियर हो जाता है। इसलिए आप जवाब के साथ साथ प्रश्न को भी अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, इसके बाद आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब हम इसका जवाब जानते हैं। जवाब होगा कि मादाओं में जब भी मादा जनन अंग अपना कार्य करना आरंभ करते हैं तभी यौनारंभ होता है। यह प्रायः 11 से 14 वर्ष की आयु में होता है। स्त्रियों में एक मादा जनन चक्र होता है जिसकी अवधि लगभग 28 दिन होती है। इन 28 दिनों में स्त्रियों में जननांगों की रचना तथा कार्यों में अनेक परिवर्तन होते हैं। इसे आतर्व चक्र कहते हैं। आतर्व चक्र का नियमन अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोनों द्वारा होता है, जिनका स्वयं नियमन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित गोनैडोट्रोपिनों द्वारा होता है।
इनके कारण ही स्त्रियों में गौण लैंगिक लक्षण प्रदर्शित होते हैं। स्त्रियों के गौण लैंगिक लक्षण यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन वोमेन, यानी कि स्त्रियों में कौन कौन से लैंगिक लक्षण होते हैं, इसके बारे में हम लोग को जानना है। चलिए, इसका पहला जो लक्षण है, स्तनों की वृद्धि तथा विकास होता है। दूसरा होगा कि बाह्य जननांग भी पूर्णतः विकसित होते हैं। तीसरा होगा कि श्रोणी मेखला, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, श्रोणी मेखला तथा नितंब चौड़े हो जाते हैं। चौथा होगा कि बगल में तथा वुल्वा के चारों ओर बाल निकल आते हैं। पांचवा होगा कि जांघों तथा नितंबों पर अधोत्वचीय वसा विकसित होती है। और छठा हो जाएगा आतर्व चक्र मासिक प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कि जिसको मासिक धर्म बोला जाता है या माहवारी भी बोला जाता है, वो शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। चलिए अब हम सवाल नंबर 9 देखेंगे। सवाल नंबर 9 है कि रजनोवृत्ति किसे कहते हैं या रजनोवृत्ति क्या है। ये दोनों प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, लेकिन इसका जवाब जो है एक ही होगा, रजनोवृत्ति के बारे में ही आपको लिखना पड़ेगा। चलिए इसका अब हम सीधा जवाब जानते हैं। इसका जवाब होगा कि स्त्रियों में लगभग 40 वर्ष की आयु में मध्य चक्र अनियमित हो जाता है और धीरे धीरे ये अचानक समाप्त हो जाता है। यह स्थिति एस्ट्रोजन की कमी के कारण उत्पन्न होती है। याद रखिएगा, किसके कमी के कारण, तो एस्ट्रोजन की कमी के कारण रजनोवृत्ति है जो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। रजनोवृत्ति के पश्चात स्त्रियां गर्भ धारण करने में असमर्थ होती हैं, इसलिए प्रजनन क्षमता भी समाप्त हो जाती है। इसके ठीक विपरीत पुरुष में शुक्राणु निर्माण अंतिम समय तक होता रहता है, यानी कि पुरुष में बहुत लंबा समय तक कह सकते हैं या पुरुष के अंतिम क्षणों तक कह सकते हैं कि शुक्राणु का निर्माण होते रहता है, किंतु उसकी मैथुन क्षमता आयु के साथ साथ कम होती जाती है। क्लियर है। चलिए अब हम सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 है कि शुक्राणु जनन तथा अंड जनन में समानताएं बताइए। शुक्राणु जनन और अंड जनन यानी कि दोनों में समानताएं बताना है कि दोनों में समानताएं क्या क्या हो सकती है। तो चलिए इसका लिखने का तरीका है, लिख देंगे शुक्राणु जनन तथा अंड जनन में निम्नलिखित समानताएं हैं। चलिए हम पहला समानता देखेंगे। दोनों ही क्रियाओं में जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं का विभाजन होता है। दूसरा है कि दोनों ही क्रियाओं में 3 प्रावस्थाएं होती हैं। पहला गलन प्रावस्था, दूसरा वृद्धि प्रावस्था और तीसरी परिपक्वन प्रावस्था। क्लियर है। अब हम तीसरा जानेंगे। दोनों में ही गुणन प्रावस्था में समसूत्री विभाजन होता है। चौथा समानता है कि वृद्धि अवस्था में कोशिकाओं की वृद्धि होती है और पोषण तत्वों को संचित करती है। पांचवा समानताएं जानेंगे। पांचवा समानताएं हैं कि दोनों ही में परिपक्वन अवस्था में पहला विभाजन अर्धसूत्री तथा दूसरा समसूत्री होता है। और छठा और जो अंतिम समानताएं हैं कि दोनों की अंतिम अवस्था में अवगुणित गैमेट का निर्माण होता है। क्लियर है। चलिए हम सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 है कि मानव निषेचन पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि मानव निषेचन पर हमको लिखना है। चलिए इसका हम जवाब जानते हैं। सभी स्तनियों में मैथुन होता है, जिसके फलस्वरूप शुक्राणुओं का स्थानांतरण योनि में होता है। तत्पश्चात यानी कि इसके बाद शुक्राणु गर्भाशय से होते हुए फैलोपियन नलिकाओं में जाते हैं। अंडोत्सर्ग क्रिया के फलस्वरूप अंड देह गुहा में छोड़ दिए जाते हैं, जहाँ से ये ऑस्टियम फैलोपियन द्वारा फैलोपियन नलिका में पहुँचते हैं। यहाँ पर इन्हें शुक्राणु घेर लेते हैं और फिर केवल एक शुक्राणु गर्भाधान में सफल होता है। निषेचन की क्रिया एक्रोजोम द्वारा स्रावित एंजाइम हाइलुरोनिडेज द्वारा संभव होती है, क्योंकि यह एंजाइम म्यूकस तथा अंडकला को घुला देता है, जिससे शुक्राणु को अंड के जीव द्रव्य में से होकर केंद्रक तक पहुंचने में सुगमता होती है। शुक्राणु तथा अंड के केंद्रकों के संयुग्मन को निषेचन कहते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। प्रत्येक युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, क्योंकि प्रत्येक युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या केवल n होती है।